नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी में डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये आईएफपीएच का हिंदी मंच है जो कि 7:30 से 8:30 बजे तक के लिए रहेगा। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। थैंक यू। जैसा हम सभी जानते हैं, आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ऐसा मंच है जहां हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग मंचों के होम्योपैथ हमारे साथ आके जुड़ें और अपना ज्ञान हम सभी के साथ साझा कर सकें, जिससे हम सभी का ज्ञानवर्धन हो सके। इसी कोशिश के तहत आज हमारे साथ डॉक्टर पवित्रा गौर जुड़े हुए हैं। मैं सेशन शुरू करने से पहले मैम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। आज के इस ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे विशेष वक्ता हैं डॉक्टर पवित्रा गौर, जो होम्योपैथी के क्षेत्र में एक युवा, ऊर्जावान एवं शोधपरक व्यक्तित्व के रूप में अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। डॉक्टर पवित्रा गौर ने अपनी स्कूली शिक्षा डॉक्टर सेंट मैरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर से उत्कृष्ट अंकों के साथ पूर्ण की। तत्पश्चात इन्होंने मदन प्रताप खोटेटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एज एन होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर से बीएचएमएस की उपाधि प्राप्त की है। इसके बाद इन्होंने स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जयपुर से मटेरिया मेडिका के क्षेत्र में प्राप्त की। शोध के क्षेत्र में डॉक्टर गौर की विशेष रुचि है। इन्होंने एचएमएआई द्वारा आयोजित सेमिनार में इफेक्टिवनेस ऑफ सीपीआर इन रेजिंग एंटी मलेरियन हार्मोन के विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। इसके अलावा आईएफपीएच में इन्होंने पहले भी ऑर्गेनोपैथी एंड होम्योपैथी, ब्लैक हेरी टंग, केस रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वेबिनार दिया है। डॉक्टर पवित्रा गौर अब तक विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में 11 से अधिक शोध लेख प्रकाशित कर चुकी हैं, जिनमें एसएलई, ऑस्टियोमालाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, अर्टिकेरिया, गुटेट सोरियासिस, पैनिक डिसऑर्डर आदि विषयों पर उनके शोध विशेष उल्लेखनीय हैं। वर्तमान में वे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ होम्योपैथी एंड नेचुरल मेडिसिन में रिव्यूअर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनकी भाषण कला, शोध अभिरुचि एवं लेखन क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली वक्ता बनाती है। मैं पूरे हर्ष एवं गर्व के साथ डॉक्टर पवित्रा गौर को इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। थैंक यू आप सो शुरू मच कर सर। सकते हैं। अब मैं शेयर कर हाँ। सो गुड इवनिंग एवरीवन। एंड एज मेरा इंट्रोडक्शन सर ने दे दिया है, एंड आई हैव बीन प्रेजेंटिंग काफी टाइम पहले से मैं प्रेजेंट करती आ रही हूँ, एंड आई हैव प्रेजेंटेड सम ऑफ द वेरी गुड टॉपिक्स। कुछ बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैंने प्रेजेंट करे हैं, और आज मेरा जो टॉपिक है वो है रेस्टोरिंग नेल हेल्थ थ्रू होम्योपैथी, अ केस रिपोर्ट ऑन पैरानिकिया। तो आज जो तीन चीजें जो मैं आपके सामने रखूंगी, एक होगा कैसे एक नेल हेल्थ को रिस्टोर करना, वो भी होम्योपैथी के थ्रू एंड थ्रू अ केस रिपोर्ट। क्योंकि यूजुअली हम लोग कभी ना कभी इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या एज अ क्लिनिशियन ऑल्सो हम लोग काफी टाइम पेशेंट से रूबरू होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट से जिनके नेल में दिक्कत होती है। अब वो दिक्कत कैसे होती है? या तो वो नेल डिफॉर्म्ड होता है, थोड़ा ऊपर खाबर सा, या फिर वो नेल प्लेट में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पस बन जाता है, सूजन आ जाती है, जो कि हम साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन के थ्रू भी कभी कभार देखते हैं। या कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे पेशेंट की हैबिट्स की वजह से दिक्कत आने लगती है। आपके पास पेशेंट आया और वो बोला मेरे को बहुत ज्यादा हैबिट है, या मेरी हमेशा से यह आदत है कि मैं अपने नाखूनों को खाता हूँ या खाती हूँ, चाहे वो हाथ के हो या पैर के हो। कभी भी मेरे को स्ट्रेस या एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है तो मैं अपने हाथों को और पैरों के नाखून खा जाती हूँ। इतना ज्यादा खा जाती हूँ कि एक्चुअली जो नेल बेड है वहां पे इन्फेक्शन होने लगता है, और उसके कारण भी धीरे धीरे सूजन आ जाती है, और कभी कभार ध्यान नहीं दिया तो उसके बाद वो बढ़ जाता है। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं एज अ जब मैं एज अ पार्टनर, एज अ डॉक्टर जब बैठी थी ओपीडी में, ऐसा ही एक पेशेंट आई थी, एंड वहां से जर्नी ऑफ पैरेनिकिया उसको ट्रीट करने की स्टार्ट। सो टू बिगिन विथ व्हाट इज पैरेनिकिया, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं पैरेनिकिया होता क्या है। तो एक तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है, स्पेशली ऑफ द फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द नेल ऑफ द टो और फिंगर। या तो टो का हो सकता है या फिंगर का हो सकता है। और पैरेनिकिया जो है या तो अक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है। अब जो मेन फैक्टर्स एसोसिएटेड है विद डेवलपमेंट ऑफ अक्यूट पैरेनिकिया कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रॉमा टू द क्यूटिकल ऑफ द क्यूटिकल और द नेल।
This enables pathogen to inoculate the nail, resulting in infection. तो acute हो सकता है, chronic हो सकता है, direct trauma की वजह से हो सकता है, indirect trauma की वजह से हो सकता है, to the cuticle या फिर nail fold। अच्छा, nail fold तो सबको पता है, cuticle में बता दूं, वो एक्चुअली एक एरिया होता है, आपने देखा होगा, एरिया ऑफ हार्ड स्किन एट द बेस ऑफ द नेल ऑन योर फिंगर्स एंड टोस। तो वो वाला एरिया इज क्यूटिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यूट पैरेनिकिया। क्यूट पैरेनिकिया की कुछ एटियोलॉजिकल और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अक्यूट पैरेनिकिया इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रॉमा टू द क्यूटिकल और नेल। अब ये ट्रॉमा कैसे हो सकते हैं? रिलेटिवली माइनर हो सकते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी इवेंट्स जैसे डिस्ट्रक्शन हो गया, या इंजरी फ्रॉम द स्प्लिंटर। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, वो एक्चुअली आपने शायद वो होस्ट का टर्न ऑन कर दिया है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही। शेयरिंग इज नॉट टर्न ऑन। आप इसीलिए आपको मुझे अलाउ नहीं, करना आई एम नॉट द होस्ट, इट इज बेसिकली आईएफपीएस टेक। प्लीज मेक, हाँ, यू आर नाउ द को होस्ट, आप कर लेंगे अब। पड़ेगा। या तो इटियोलॉजिकल एंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में थे, जैसे डिश वॉशिंग हो गया, इंजरी हो गया स्प्लिंटर या थॉर्न के थ्रू, या ओनाइकोफेजिया, नेल बाइटिंग जो मैंने अभी बताया, बाइटिंग और पिकिंग एट द हैंग नेल, finger sucking or an ingrowing nail, manicure procedures like trimming or pushing back the cuticles, artificial nail application or other nail manipulation। तो ये सारे जो ट्रॉमेटिक फैक्टर्स हैं वो एक्चुअली एनेबल करते हैं बैक्टीरियल इनोकुलेशन ऑफ द नेल, एंड उसकी वजह से सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होता है। सो इफ देयर इज दीस काइंड ऑफ रिलेटिवली माइनर ट्रॉमास, this might can result जो this can result in acute paronychia। then comes कि most causative pathogen कौन सा है? वो है Staphylococcus aureus। Although Streptococcus pyogenes, Pseudomonas and Proteus vulgaris can also cause paronychia in patients with exposure to oral flora, other anaerobic gram-negative bacteria may also be involved। Acute paronychia can also develop as complication of chronic paronychia। Rarely, acute paronychia occurs as a manifestation of other disorders affecting the digits such as pemphigus vulgaris। So जैसे अभी दिख रहा है, काफी सारे pathogens can cause paronychia, and because of the indirect trauma or the direct trauma जो आया है because of certain traumas जिसकी वजह से nail affect हुआ है। ठीक है, then clinical manifestations। अगर acute paronychia के साथ पेशेंट आ रहा है तो टिपिकली एक नेल अफेक्ट हो सकता है, एंड जो कंडीशन है वो कैरेक्टराइज करेगी बाय रैपिड ऑनसेट ऑफ एरिथमा। एडेमा मतलब सूजन हो सकती है, एंड डिस्कम्फर्ट होगा माइल्ड, और टेंडरनेस होगी ऑफ प्रॉक्सिमल और लेटरल नेल फोल्ड्स, यूजली 2 से 5 दिन रहेगी आफ्टर ट्रॉमा। एंड पेशेंट्स विद पैरानिकिया में इनिशियली प्रेजेंट विद ओनली सुपरफिशियल इन्फेक्शन। अगर अक्यूट पैरानिकिया है तो इनिशियली जो सुपरफिशियल इन्फेक्शन मिलेगा, अक्यूमुलेशन ऑफ पुरलेंट मटेरियल अंडर द नेल फोल्ड मिलेगा, एज इंडिकेटेड बाय ड्रेनेज ऑफ पस व्हेन द नेल फोल्ड इज कंप्रेस्ड। तो अगर पेशेंट आपके साथ आ रहा है तो आप वहां पे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, वहां पे सूजन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, डिस्कम्फर्ट होगा, टेंडरनेस होगी, एंड उसके अलावा पुरलेंट मटेरियल या पस्चुलर डिस्चार्ज भी मिल सकता है। स्पेशली जब आप डिजिटल प्रेशर टेस्ट करेंगे, वहां पे क्या मिलेगा? ड्रेनेज, जब आप ड्रेन करने की कोशिश करेंगे या आप उसको इंस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अंटिल पेशेंट बोले कि वो बहुत ज्यादा टेंडर एरिया है, अगर उसने बोला तो आप इंस्पेक्ट डेफिनेटली नहीं करेंगे। बट अगर पेशेंट बोला कि ये टेंडर इतना ज्यादा नहीं है, तो अगर आप उसको कोशिश करेंगे प्रेस करने की, तो आपको पस्चुलर डिस्चार्ज मिलेगा। So, an untreated infection may evolve into an subungual abscess with pain and inflammation of the nail matrix, as a consequence transient or permanent dystrophy of the nail plate में occur। तो अगर ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं और अगर वो पेशेंट ठीक हो जा रहा है तो देर इज होप। बट अगर वो एक अनट्रीटेड इन्फेक्शन है तो उसके कारण से आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन में सब अंगुल एब्सेस भी हो सकती है, जिसमें पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा नेल मैट्रिक्स का, एंड उसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से ट्रांजिएंट या परमानेंट डिस्ट्रोफी हो सकती है नेल प्लेट की।
Pus formation can proximally separate the nail from its underlying attachment, causing elevation of the nail plate. अब डेफिनेटली अगर एक तरीके से कुछ एक टर्म होती है फ्लोटिंग नेल एज इन कि जब नेल डिटैच होगा अपने अंडरलाइंग सरफेस से बिकॉज ऑफ द पस फॉर्मेशन, जब पस फॉर्मेशन हो गया है तो नेल डिटैच होगा नियर बाय अंडरनीथ से, तो उसके बाद जो नेल प्लेट है वो स्लाइटली एलिवेटेड दिखाई देगा एंड रेकरेंट अक्यूट पैरेनिकिया में इवॉल्व क्रॉनिक पैरेनिकिया। डेफिनेटली अगर रेकरेंट कोई कंडीशन चल रही है तो एक टाइम पे वो क्रॉनिक बन ही जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द, एज आप देख सकते हैं अक्यूट पैरेनिकिया है, स्लाइट अक्यूमुलेशन दिख रहा है, इसमें बहुत ज्यादा टेंडरनेस नहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा एरिथमा नहीं दिख रहा है, एंड टेंडरनेस में भी बेसिकली माइल्ड होगी, बट दिस इज नॉट अ रियल फोटो, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम जो एक्चुअली केस रिपोर्ट का है वो आगे की तरफ आपको मिलेगा। एंड इसमें आप देखेंगे पुरलेंट मटेरियल अंडर द लेटरल नेल फोल्ड, लेटरल साइड पर जो आप देखेंगे तो स्लाइट येलोविश डिस्कलरेशन दिखेगा, है एक्चुअली द पुरलेंट मटेरियल accumulate हुआ। डायग्नोसिस, अब डायग्नोसिस कैसे होगा अक्यूट पैरेनिकिया का, वो यूजुअली बेस्ड होगा अ हिस्ट्री ऑफ माइनर ट्रॉमा। जब आप पूछेंगे तो जो एलिमेंट्स फ्रॉम मिलेगा कि कहाँ से दिक्कत स्टार्ट हुई, तो वहां से माइनर ट्रॉमा का पता लगेगा। एंड फाइंडिंग्स ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ नेल फोल्ड्स, जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे नेल फोल्ड्स का, वहां से भी आपको सर्टेन गाइड मिलेगा कि दिस कैन बी, और ये हो सकता है कि अक्यूट पैरेनिकिया हो। द डिजिटल प्रेशर टेस्ट जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, लास्ट टू लास्ट स्लाइड में बताया था, तो द डिजिटल pressure test may be helpful in early stages of infection when there is a doubt about the presence or extent of an abscess। तो एक डिजिटल प्रेशर टेस्ट होता है और बेसिक होता है इसमें, ये डेफिनेटली अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन जब है, तब जब डाउट हो कि ये क्या पैरेनिकिया हो सकता है, अक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, और एक्सटेंट और एब्सिस क्या है, एक्सटेंट ऑफ एब्सिस क्या है, और या फिर प्रेजेंस है कि नहीं एब्सिस का, उसको हेल्प करता है डायग्नोस करने के लिए डिजिटल प्रेशर टेस्ट। देन कम्स क्रॉनिक पैरेनिकिया। क्रॉनिक पैरेनिकिया डेफिनेटली जब रेकरेंट अक्यूट पैरेनिकिया हो रहा है उसके कारण मोर देन 6 वीक्स का अगर आपके पास पेशेंट प्रेजेंटेशन देके आ रहा है जहाँ पे रेकरेंट अक्यूट कंप्लेन्स चल रही है, तो वी विल डायग्नोस इट विथ क्रॉनिक पैरेनिकिया। सो क्रॉनिक पैरेनिकिया क्या है, ये एक मल्टी फैक्टरल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है ऑफ द प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड टू इरिटेंट एंड एलर्जीज। This disorder can be the result of numerous conditions such as dishwashing, finger sucking, aggressively trimming the cuticles, and frequent contact with chemicals, example mild alkalis and acid। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, इटियोलॉजी है, वो सिमिलरली जो अक्यूट पैरेनिकिया की है उसका ही सेम वर्जन क्रॉनिक पैरेनिकिया में इटियोलॉजी में दिख रहा है, बट देयर इज अ मल्टी फैक्टरल इन्फ्लेमेशन, मतलब यहाँ पे इडिमा भी होगा, रेडनेस भी होगी, टेंडनेस भी होगी, बट साथ में रेकरेंट एब्सिस फॉर्मेशन अंडरनीथ द नेल अलोंग विथ न्यूमरस कंडीशन, जैसे कि पेशेंट डिश वॉशिंग के कारण अगर उसको दिक्कत आ रही है, फिंगर सकिंग के कारण उसको दिक्कत आ रही है, एंड रेकरेंटली 6 वीक्स तक सेम फिनोमेना चल रहा है, तो क्रॉनिक पैरेनिकिया है। इन क्रॉनिक पैरेनिकिया द क्यूटिकल सेपरेट्स फ्रॉम द नेल प्लेट। अब इसमें जो क्यूटिकल है वो एक्चुअली में सेपरेट हो जाता है फ्रॉम नेल प्लेट, लीविंग द रीजन बिटवीन द प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड एंड द नेल प्लेट वल्नरेबल टू इन्फेक्शन बाय बैक्टीरियल एंड फंगल पैथोजेंस। Chronic paronychia has been reported in laundry workers, house and office cleaners, food handlers, cooks, dishwashers, bartenders, chefs, fishmongers, confectioners, nurses, and swimmers. In such cases, colonization with Candida albicans or bacteria may occur in the lesion। जब repeated हाथ का कहीं पे भी इमर्जन हो रहा है, स्पेशली लिक्विड में, या फिर कन्फेक्शनर्स का मतलब होता है वो शॉपकीपर्स जो मिठाई वगैरह बेचते हैं, वहां पे यूजली उनके हाथ स्वीट शुगरी सिरप से भरे भरे रहते हैं, उस कंडीशन में कैंडिडा एल्बिगेंस या फंगल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है, और इसके कारण क्रॉनिक पैरेनिकिया वहां पे आ सकता है। जैसे कि आपने यूजुअली बहुत अ, ये वाली कंडीशन देखी होगी पेशेंट में, एंड आप ये कहीं पे भी जाके जो
डेली जिनका रूटीन है और जिनका ये एक्सपोजर रहता है इस चीज का, जहाँ पे उनके हाथ पानी या कोई लिक्विड या शुगरी सिरप में डिप होते हैं, तो उसके बाद उनका यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अक्यूट पैरेनिकिया एंड क्रॉनिक पैरेनिकिया। अक्यूट पैरेनिकिया में नेल डिस्ट्रोफी इतनी मार्क नहीं थी जितनी क्रॉनिक पैरेनिकिया में है। एंड डायग्नोसिस, डायग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक पैरेनिकिया इज बेस्ड ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन। अब जो डायग्नोसिस है क्रॉनिक पैरेनिकिया को फिजिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड है, ऑफ द नेल फोल्ड एंड हिस्ट्री ऑफ कंटिन्यूअस इमर्शन ऑफ हैंड्स इन वाटर, कॉन्टैक्ट विद सोप्स, डिटर्जेंट्स और अदर केमिकल्स और सिस्टमिक ड्रग यूज। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर एक्चुअली सिमिलर टू द अक्यूट पैरेनिकिया जो मैंने पहले भी बताया। एडिमा, टेंडरनेस, swelling with retraction of the proximal nail fold and absence of the adjacent cuticle. Pus may form below the nail fold. One or several fingernails are usually affected, typically the thumb and the second or the third fingers of the dominant hand. The nail plate becomes thickened and discolored with pronounced transfer ridges, such as fuse lines resulting from inflammation of the nail matrix and the nail loss. So the typical presentation जो chronic paronychia patient में मिलेगी वो इस तरीके की होगी. This picture actually depicts the chronic paronychia patient clinical presentation. Chronic paronychia generally has been present for at least 6 weeks at the time of diagnosis. Obviously, अगर chronic paronychia है तो 6 weeks का time duration जिसमें recurrently patient is suffering from the clinical manifestation, तो हम उसको chronic paronychia diagnose कर सकते हैं. The condition usually has a prolonged course with recurrent self-limited episodes of acute exacerbation. Now, if a patient is suffering from chronic paronychia, तो हो सकता है कि एक टाइम पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इतनी ज्यादा हो जाए कि वहां पे acute exacerbation as in कि जो एरिथमा है या जो स्वेलिंग है, एडिमा है, वो बहुत ज्यादा एक टाइम के लिए बढ़ जाए, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाए, लेकिन जो नेल डिस्ट्रफीज है वो सिमिलर ही रहेंगी, बट देर इज अक्यूट एग्जैजर्बेशन ऑफ द कंडीशन. प्रोग्नोसिस, अब डेफिनेटली एक कंडीशन है तो उसका प्रोग्नोसिस भी हमें पता रहना चाहिए कि क्या उसका सही प्रोग्नोसिस है या उसका गलत प्रोग्नोसिस है. गलत प्रोग्नोसिस ऐसे कि क्या ये केस हम अपने अंडर ले सकते हैं, कब तक ले सकते हैं, कौन सी इनिशियल स्टेजेस है जहाँ पे हम लोग अपने तक रह सकते हैं. और डेफिनेटली अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन कहीं पे है, पस्चुलर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है एंड गैंग्रीनस कंडीशन अगर कहीं पे हो रही है, तो वी हैव टू रेफर द पेशेंट टू सर्जरी. So for that we should know the prognosis. So chronic paronychia responds slowly करता है ट्रीटमेंट को respond. Resolution usually takes several weeks or months. बहुत टाइम लगता है, वीक्स लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं, but slow improvement rate should not discourage physicians and patients. Now definitely अगर slow improvement rate है तो वो किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, चाहे वो मॉडर्न लाइन ऑफ मेडिसिन में हो या वो होम्योपैथिक हो या फिर वो आयुर्वेदिक. So it takes a slow improvement. In mild to moderate cases, 9 weeks of drug treatment usually is effective. 9 weeks of drug treatment is usually effective. In recalcitrant cases मतलब कि जो obstinate cases होते हैं जो कि refuse करते हैं to heal up. En bloc excision of proximal nail fold with nail avulsion may result in significant cure rates. These are all about जहाँ पे mild surgical procedures की need हो. तो अगर obstinate cases हैं जो heal up होने की ही कोशिश नहीं कर रहे हैं या हील होते हुए ही नहीं दिख रहे हैं एंड रिकरेंसी उनकी बढ़ रही है, तो एन ब्लॉक एक्सेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड विद नेल अवल्शन, ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर की नीड उस टाइम होगी. Successful treatment outcomes also depend on preventive measures taken by the patient. Example, having a water barrier in the nail. अब डेफिनेटली जब हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को तो हम कुछ मेजर्स भी बताते हैं कि आपको ये नहीं करना है. तो जो प्रिवेंटिव मेजर है जो पेशेंट को लेना है वो होता है कि अवॉइडिंग द वाटर बैरियर. मतलब nail shouldn't be immersed in water or the fingers or phalanges should be covered from water or the water products. If the patient is not treated, sporadic, self-limiting, painful episodes of acute inflammation should be expected. अगर पेशेंट ट्रीट नहीं किया गया है तो
there might be painful episodes of acute inflammation as a result of continuous penetration of various pathogens. Now, once rapid एक जगह जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, तो दे कीप ऑन रेप्लिकेट। तो इस वजह से अगर वहां पे आप ट्रीट नहीं करेंगे पेशेंट एंड केवल आप मेडिसिन के बिना एक सिर्फ आप उनको मेजर्स बता दें ये नहीं करना है, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन, अक्यूट एग्जैसर्बेशन तो वही चीजों का, साथ में जो पैथोजेंस है उनका भी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, तो अल्टीमेटली जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएगी उसको फैलने की। ओके, अच्छा, अब कुछ डीडीज भी होते हैं। डीडीज यूजली एक डायग्नोसिस के बाद जब हमारे पास पेशेंट आता है तो फर्स्टली हम लोग उनको देख के कंप्लेंट्स लिख करके हम लोग एक फाइनल डायग्नोसिस देते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया। फंगल नेल डिजीजेस जो जो डीडी में आ सकती है। माइक्रोनाइकिया, माइक्रोनाइकिया का मतलब होता है एबनॉर्मल स्मॉलनेस ऑफ द नेल्स। कभी कभार आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स के नेल्स जो हैं वो एक्चुअली स्मॉल होते हैं, जिनके बॉर्डर्स बहुत स्मॉल होते हैं, उनको हम लोग माइक्रोनाइकिया में कंसिडर करते हैं। फिर होता है नेल क्लबिंग, जो कि बहुत कॉमनेस्ट चीज है। शार्ट शेप्ड होंगे, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स मिलेगी एंड इंक्रीज ऑफ द नेल पे। सो बेसिकली स्पून शेप्ड कहीं ना कहीं वो एक तरीके से आपको दिखेंगे, एंड डेफिनेटली देयर इज अ सम काइंड ऑफ लंग डिजीज और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन और द इन द लंग्स, हमें नेल क्लबिंग के थ्रू पता चलता है। देन कम्स द पैरोनिकिया। पैरोनिकिया इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेल कोड, जो कि मैंने पहले भी बोला। देन ओनाइकोलाइसिस, दैट इज डिटैचमेंट ऑफ द नेल फ्रॉम द नेल बेड। एंड anonychia, absence of nail plate on the fingers. When there is absence of nail plate on the fingers, then it's anonychia. So these are the DDs of the paronychia. अच्छा, अब there's a term paronychia and there's a term paneration. जैसे paneration, blood boils, carbobles, ये एक बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन में एलन की नोट्स में लिखा है। पैरेनेशन क्या है? ब्रॉडर टर्म है एंड ओल्डर मेडिकल टर्म है, जहाँ पे पुरलेंट या पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन होगा फिंगर्स में या टोज में, विच इनहेरेंटली इंक्लूड्स पैरेनिकिया। पैनेडिशियम इज अ ब्रॉडर टर्म, ब्रॉडर टर्म एज इन बहुत सारी जो अभी हमने डीडीज पढ़े भी पैनेडिशियम के अंदर आती है, एंड इट inherently includes paronychia. Paronychia is a part of paneration and paneration is a older medical term. So this is the difference between the paronychia and paneration. And usually हम लोग paronychia बहुत जगह नहीं देखते हैं, हम लोग paneration जरूर देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया paneration, blood boils का बोलते हैं। This is a specific medicine जो कि एलन में लिखी हुई है, उसमें ये वर्ड यूज है। Now coming upon to the case. So this is the preliminary data of the patient. Patient जो थी 24 years की थी, फीमेल थी, and she was a homemaker. Diet से she was non-vegetarian. चीफ कंप्लेंट जिसके साथ पेशेंट आई थी, पेशेंट was suffering from pain, दर्द था, swelling थी, and progressive discoloration था around the nail apparatus of both the great toes. दोनों great toes bilaterally affected थे, and since last 6 months there was recurrent complaint of pain, tenderness, pustular discharge, and she was on modern line of treatment for approximately 3 weeks, but उनको कोई satisfactory result नहीं आया था, and she was also asked for the surgical incision, कि वहां से आप ड्रेन आउट करा के उसको बाहर निकाल दें, इंसिशन नहीं, सर्जिकल ड्रेन आउट कर लें उसको, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर करके। सो पेन जो था उनका पल्सेटिंग था इन कैरेक्टर में, एंड देयर इज अ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी एंड ऑल्टर्ड ग्रोथ ऑफ इनवॉल्व टू नेल्स। पेशेंट को हैबिट था नेल बाइटिंग। एक्चुअली में जब पेशेंट बहुत ज्यादा नेल बाइट कर लेती थी तो उसके बाद पस प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट। तो जो ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, मैं आपको एक बार द कंडीशन जिसके साथ पेशेंट आई थी, राइट टो में आप देखेंगे एक्सट्रीम पस्चुलर, एक्चुअली डिस्चार्ज भी नहीं, वो एक लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस हो गया है अंडर अंडर स्किन,
एंड लेफ्ट टो में जो नेल है कॉपरी कलर का हो गया, इस नेल के अंदर पस है। तो दिस एंड आप सराउंडिंग एरिया में भी दिखेंगे जो कि completely येलोइश है, वहां पे भी पस है। सो ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल फाइंडिंग्स में इनिशियल विजिट में क्या दिख रहा है? इनिशियल प्रेजेंटेशन रिवील्स सिग्निफिकेंट क्रॉनिक बायलेटरल पैथोलॉजी प्राइमरीली अफेक्टिंग द नेल यूनिट्स ऑफ बोथ ग्रेड टो। दोनों टोज अफेक्टेड हैं, दोनों नेल्स अफेक्टेड हैं, नियर बाय स्किन अफेक्टेड है, एंड विद एडजेसेंट सुपरफिशियल फंगल चेंजेस ऑन स्मॉलर डिजिट्स। स्लाइट चेंजेस थे, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे, बट एक्चुअली जो फंगल चेंजेस दिख रहे थे वो डोज में थे, बायलेटरली थे, नेल्स के अराउंड थे, विद पस्टुलर डिस्चार्ज था, बट डिस्चार्ज लोकलाइज था। ऐसे रनिंग पस्टुलर डिस्चार्ज नहीं था, वो लोकलाइज था, एंड जो नेल था उसका कलर भी चेंज हो गया। जब राइट ग्रेड टू एग्जामिनेशन, मतलब अगर हम फर्दर उसको देखें तो नेल फोल्ड स्टेटस अगर देखें, देयर इज एक्टिव लोकलाइज एरिथमा एंड माइल्ड एडिमा localized at the distal lateral nail fold, and the proximal nail fold shows chronic thickening with a visible loss of normal cuticle barrier. So there is a visible loss of normal cuticle barrier. तो मैं देख सकते हैं राइट साइड में एक्चुअली जो क्यूटिकल बैरियर है वो स्लाइटली लॉस हो रहा है, एंड डिस्टल उसमें प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड में क्रॉनिक थिकनिंग भी है। नेल प्लेट चेंजेस में सीवियर है, वाइड स्प्रेड नेल डिस्ट्रोफी प्रेजेंट है जो कि दिख रही है, एंड द प्लेट शोज प्रोमिनेंट येलो ऑरेंज टू ब्राउनिश डिस्कलरेशन, सब अंगुल हाइपरकैरेटोटिक डेब्रिस है, एंड सिग्निफिकेंट स्प्लिटिंग और डिस्ट्रक्शन है एट द डिस्टल एंड लेटरल मार्जिन्स। लेफ्ट ग्रेड टो में अगर आप देखेंगे तो नेल फोल्ड स्टेटस में प्रोनाउंस स्वेलिंग है, एंड अ स्मूथ बल्बस एरिथमेटस अपीयरेंस है, जो कि विजिबल है डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द टो पल्प, एंड लेटरल नेल मार्जिन जो प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड है वो रिट्रैक्टेड है एंड थिकन्ड है। जो नेल प्लेट चेंजेस है वो मार्कली नेल प्लेट जो है वो मार्कली शॉर्टिंग है, डिस्ट्रोफिक है, एंड थिकन्ड है विद कैरेक्टरिस्टिक येलोइश अम्बर डिस्कलरेशन। एक्सीडेट है और वो पेन है, localized है, सीरियस है, और mucopurulent discharge is visible, tracking under the distal nail edge, confirming active secondary inflammation or paronychia on the top of the dystrophic nail. आपको एक बार वापस से दिखा देती हूँ, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, एंड लेफ्ट साइड में देयर इज द इन्फ्लेमेशन विच इज प्रॉम्प्टेड एंड विच जो केस को एक तरीके से पैरानिकिया की तरफ लेके जा रहा है। देन जो डायग्नोसिस है वो बाइलेटरल क्रॉनिक पैरानिकिया है, सेकेंडरी टू सीवियर ओनाइकोमाइकोसिस। व्हाई? बिकॉज पेशेंट हैज अ हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग। इसके कारण जो कि सीवियर ओनाइकोमाइकोसिस था, एक फंगल इन्फेक्शन हुआ बिकॉज ऑफ नेल बाइटिंग, जो स्लाइवा था उसने वहां पे फंगल इन्फेक्शन किया, एंड उसके बाद पेशेंट को क्रॉनिक पैरानिकिया में प्रीडिस्पोज किया गया। Prescription. Now, the medicine which was given was Silesia 30 single dose, followed by Phytum 30 thrice a day for 7 days. Now, there's justification for Silesia, like why Silesia was used. Because affinity for the nail matrix and crippled nails. According to Boric and Kent, Silesia has specific physiological affinity. Silesia का specific physiological affinity है for gelatinous tissues, connective tissues, and epidermal appendages, showing a profound mastery over crippled, rough, yellow, and crumbling nails. So, according to Boric and Kent, Silesia का एक specific mastery है, profound mastery over the crippled, rough, yellow, and crumbled nails. उसका एक physiological affinity also है for gelatinous tissues, connective tissues, and epidermal appendages. Then the sluggish and localized suppuration, which is the paronychia. Silesia controls the initiation and termination of suppuration. It is highly indicated in chronic paronychia, जिसको paronychium और whitlow, आपको हर जगह मटेरिया में whitlow with paronychium, whitlow slash paronychium लिखा हुआ मिलेगा. So that is actually the chronic paronychia, जहाँ पे
infection takes root around the nail margins and resist healing due to poor local tissue vitality. तो साइलेशिया इनिशिएशन को भी कंट्रोल करेगा, टर्मिनेशन ऑफ सप्यूरेशन को भी देखेगा, एंड हाईली इंडिकेटेड है इन क्रॉनिक पैरेनिक, जहाँ पे जो नेल मार्जिन है वो रेजिस्ट करेंगे हीलिंग के लिए बिकॉज ऑफ फॉर लोकल टिश्यू वाइटैलिटी। और वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज सिंस 6 वीक से पेशेंट कंटिन्यूअसली रेकरेंटली उसी सेम कंडीशन से हील कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ पुअर लोकल टिश्यू वाइटैलिटी, द वाइटैलिटी इज वेरी पुअर, इसी वजह से वो हील अप नहीं हो पा रहा, तो उस चीज को साइलेशिया बहुत अच्छी तरीके से कवर करे। Then this classic sluggish suppuration under a damaged nail barrier is an absolute signature indication for Celicia, which works by clearing out subungual debris, localizing the infection, and promoting healthy granulation tissue. तो जो sluggish suppuration है, क्या एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा स्लो, या फिर हम एक तरीके से ऑब्स्टिनेसी भी बोल सकते हैं। सी मेंटल स्टेट पे तो साइलेशिया की होती है, फिजिकली भी अगर हम देखें तो विच जो कि हील ही नहीं होना चाह रहा है एक तरीके से, तो जो एक ऑब्स्टिनेसी है उस ऑब्स्टिनेसी को स्लगिश सप्यूरेशन की तरफ आप समझे, एंड नेल बैरियर जो है वो एब्सोल्यूट सिग्नेचर इंडिकेशन है फॉर साइलेशिया। स्लगिश सप्यूरेशन एंड अंडर अ डैमेज्ड नेल बैरियर एक एब्सोल्यूट सिग्नेचर है इंडिकेशन फॉर साइलेशिया, which works by clearing out subungual debris, मतलब कि वो धीरे धीरे जो अंदर की तरफ जितना भी डेब्रिस है उसको क्लीन आउट करेगी, लोकलाइजिंग इन्फेक्शन को क्लीन आउट करेगी, एंड प्रमोट करेगी हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू को, जो कि आप एक्चुअली इस केस में आगे फॉलोअप्स में देखेंगे। देन दिस इज द सेकेंड विजिट। सेकेंड विजिट में आप लोग देखेंगे कि इनिशियली जो फंगल इन्फेक्शन था वो काफी ज्यादा था, एंड जो राइट साइड पे येलोइशनेस थी और एक्सट्रीम पस्चुलर वो लोकलाइज पस जो दिख रहा था स्लाइटली कम, पस कम हुआ, एंड पस में थोड़ा थोड़ा सा ब्लीडिंग बाहर आने लगी, एंड दूसरा वाले नेल में भी सिमिलरली सेम चेंजेस आए। तो सेकेंड विजिट का जब क्लिनिकल असेसमेंट किया गया तो ये एक अर्ली मैनेजमेंट स्टेज है, जो कि सेकेंड विजिट के साथ पेशेंट आया था आफ्टर टेकिंग साइलेशिया 30 सिंगल डोज। तो द रेमेडी साइलेशिया बिगिंस इट्स एक्शन ऑन स्लगिश सप्यूरेशन। स्लगिश सप्यूरेशन पे काम किया अंडर द डैमेज्ड नेल बैरियर। जो नेल बैरियर था वो डैमेज था बिकॉज ऑफ नेल पिकिंग हैबिट और नेल बाइटिंग habit, working to localize the infection and clearing out the accumulated subungual debris. So, जो साइलेशिया है उसने जो sluggish suppuration है उसकी टेंडेंसी को थोड़ा कम किया, जो डैमेज नेल बैरियर था उसको स्लाइट इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके गई, एंड उसके बाद जो अंडर डेब्रिस था, नेल के अंडर जो डेब्रिस था, जो अक्यूमुलेटेड सबअंगुल डेब्रिस था, उसको भी क्लियर किया। सो सिमिलरली बिकॉज गिव साइलेशिया वन मोर चांस कि वो अपने आप मतलब वो जो डेब्रिस है उसको कंप्लीटली क्लियर आउट करे, तो साइलेशिया 30 सिंगल डोज दिया गया था, फॉलोड बाय फाइटम 30 थ्राइस अ डे अगेन फॉर 7 days। दिस इज द थर्ड विजिट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि साइलेशिया ने एक तरीके से वहां पे लोकलाइजेशन उसको और कर दिया है, एंड जो नेल है वो कंपैरेटिवली बेटर है। इसका जो लेफ्ट फुट का है वो पिक्चर उस दिन का मिसिंग था, इसलिए अभी यहाँ पे राइट फुट का ही मैंने प्लेस किया है। क्लिनिकल असेसमेंट में कंटिन्यूस ट्रैकिंग था ऑफ द लोकल टिश्यू चेंजेस, जिसमें साइलेशिया ने कंट्रोल किया था इनिशिएशन टर्मिनेशन ऑफ सबअंगुल सप्यूरेशन, प्रोग्रेसिवली रिड्यूसिंग द पल्सेटिंग पेन, जो पेन था वो कम था, एंड स्टेबलाइज करा था इन्फ्लेम नेल मैट्रिक्स को। इनिशियली जो नेल मैट्रिक्स था जो आप फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे, ये फर्स्ट पिक्चर थी दिस वन, यहाँ पे देयर इज जो डिस्कलरेशन था वो एक्सेसिव येलोइश ऑरेंज कॉपरी कलर का था। तो व्हाट साइलेशिया डिड, साइलेशिया ने रेस्टोर किया, जस्ट उसने जो डेब्रिस का अक्यूमुलेशन था उसको धीरे धीरे बाहर निकाला। सो आप यहाँ देखेंगे कि नेल का आप कलर देखेंगे तो नियर अबाउट जो नॉर्मल नेल्स होते हैं उसी के कलर का जो थर्ड विजिट था उसपे
दिख रहा था। एंड पेन जो था पल्सेटिंग वो स्टेबलाइज था, लेकिन पेशेंट ये जरूर कह रही थी कि पीक निकल रही। कि डेफिनेटली सैलिशा प्रमोट्स एक्सपल्शन, तो जितना भी डेब्रिस था वो उसको बाहर निकाल रही थी, सुखा नहीं रही थी, बाहर निकाल रही थी। रिड्यूसिंग पल्सेटिंग पेन एंड स्टेबलाइजिंग द इन्फ्लेम्ड नेल मैट्रिक्स। तो उसने स्टेबलाइज किया जो नेल था उसको, जो इन्फ्लेम नेल था उसको स्टेबलाइज किया। Similarly, Celicia 30 single dose again was given, followed by Phytum 30 thrice a day. Then this is the fourth visit जब पेशेंट आया था। फोर्थ विजिट पे आप देखेंगे कि जो एक्चुअली राइट साइड में है, ये ऊपर की तरफ देर इज जो डेब्रिस है वो एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है। जो डेब्रिस है वो सैलिशा उसको नेल से बाहर की तरफ निकाल रही है, तो देर इज अक्यूमुलेशन। यहाँ पे स्लाइटिश ब्लड भी है, उसमें पस भी है, एंड देर इज ऑफकोर्स पेशेंट बहुत हाइजीनिकली अपने आप को साफ नहीं रखती थी, तो इसलिए ब्लैकिश आपको थोड़ा वो दिखेगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी जो सेलिशिया है वो एक्सपेल आउट कर रही है पस को, तो इसलिए जो पस्चुलर डिस्चार्ज है उसमें स्लाइट मिक्सिंग ऑफ ब्लड भी दिख रही है। फोर्थ विजिट में जो कि एक पाइवटल मिड पॉइंट है ट्रीटमेंट का, तो लोकलाइज्ड एरिथमा एंड एक्टिव डिस्चार्जेस शो नोटिसेबल कंटेनमेंट एज द रेमेडी टारगेट्स टिश्यू वाइटैलिटी प्रमोटिंग हेल्दी ग्रैनुलेशन। ये आपको इजीली दिख जाएगा कि देयर इज स्लाइट जो राइट साइड में है, इस साइड स्लाइट ग्रैनुलेशन टिश्यू बनना स्टार्ट हो गए। So the localized erythema and active discharges shows noticeable containment as the remedy targets tissue vitality, promoting healthy granulation tissue and halting further destruction of the lateral nail folds. पहले lateral nail folds का extreme destruction था, but then उसके बाद सेलिशिया ने healthy granulation को promote किया, tissue vitality को target किया एंड कोशिश करी उसको रेस्टोर करने की, एंड हेल्दी ग्रैनुलेशन था, एंड जो डिस्ट्रक्शन था लेटरल नेल फोल्ड्स का जो बहुत बढ़ गया था उसको उसने हॉल्ट किया, वो किया एक तरीके से। तो सिमिलरली सैलिशिया 30 सिंगल डोज अगेन वाज गिवन, followed by 5 to 30 thrice a day for 7 days. Then this is the fifth visit. फिफ्थ विजिट पे और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला पेशेंट। यहाँ पे जो इंटरनल डेब्रिस था नील के अंदर का, वो आप दोनों साइड में देख सकते हैं कि काफी इम्प्रूवमेंट है, काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट। तो फिफ्थ विजिट में क्या है, देयर आर क्लियर विजुअल साइंस ऑफ स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट। आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल एनाटॉमी है नेल की, नेल प्लेट की, नेल बेड की, क्यूटिकल की, फेज में आ गई है, वाइटैलिटी इंप्रूव हो गई है, पस्चुलर डिस्चार्ज कम हो गया है, एंड इनफैक्ट जो एक्सपल्शन था वो आप राइट साइड में देखेंगे कि अपर राइट कॉर्नर में इंटरनली आपको इनर साइड ऑफ द टो पे आपको दिखेगी, मीडियल साइड ऑफ द टो पे आप मीडियल नहीं, लेटरल साइड ऑफ द टो पे आपको दिखेगा। So, clear visual signs of structural improvement and the bulbous swelling and intense redness are visibly receding. आपने जो फर्स्ट पिक्चर देखा था उसमें जो bulbous swelling, intense redness थी, डेफिनेटली इस वाले फॉलोअप में काफी ज्यादा कम हुई है। नेल बेड जो है वो स्टार्ट हुआ है क्लियर अप होने के, allowing the distorted triple nail fields a healthier environment to rebuild. Now definitely जब वो धीरे धीरे करके एक्सपेल आउट कर रही है, तो जो ट्रिपल नील पेज थे और जो डिस्टॉर्टेड थे उसको वो एनवायरनमेंट दे रही है एक तरीके से रीबिल्ड होने के लिए, अपने आप को ठीक कर। So again, Silesia 30 single dose was prescribed and Phytum 30 twice a day was given for 7 days. This is the sixth visit जब पेशेंट हमारे पास आए थे। सिक्स्थ विजिट में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट था। जो पस्चुलर डिस्चार्ज था अंदर नेल प्लेट नहीं था, एंड जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं वो जरूर एक पैपुलर इरप्शन जैसा बन गया था, और उसमें डिस्चार्जेस नहीं थे, बट उसके अराउंड ग्रैनुलेशन टिश्यूज दिख रहे थे, एंड जो लेफ्ट साइड ऑफ द नेल था कंप्लीटली ठीक हो गया था। और पेशेंट का हाइजीन इतना अच्छा नहीं था कि वो अपने नेल्स को साफ रख पाए,
बट उसको हमेशा इस चीज का बताया जाता था दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, अदरवाइज इन्फेक्शन बढ़ेगा। देन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द सिक्स्थ विजिट इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन दिख रहा है क्रॉनिक टिश्यू थिकनिंग में, सराउंडिंग नेल folds are losing their angry, inflamed appearance, and chronic inflammatory response to the underlying fungal pathogen is successfully being subdued. तो ओवरऑल यहाँ से काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा इन सिक्स विजिट फ्रॉम द फर्स्ट विजिट जो पेशेंट हमारे पास आई थी। सो Silesia 30 single dose again was given and Phytum 30 thrice a day was given for 7 days again. And this is the seventh visit जो पेशेंट आई तब और ज्यादा क्लियर हुआ। एंड लास्ट टाइम उन्हें बोला था दैट यू हैव टू डू अ मैनेजमेंट, आपको नेल हाइजीन मैनेज करनी पड़ी थी तो पड़ेगी, अदरवाइज इन्फेक्शन आ सकता है। तो इसलिए इस बारी उन्होंने अपने नेल को कट कर दिया था एंड उसको हाइजीनिकली मेंटेन किया था। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे पस्चुलर डिस्चार्ज नहीं है, पस है वो सूख गया है। नेल प्लेट के नेल बेड के अंदर जो पस था वहाँ वो अब नहीं है, डेब्रिस थी अब नहीं है, बट देयर इज अ पैपुलर इरप्शन जो कि वो हीलिंग स्टेज में स्टिल है। तो क्लिनिकल असेसमेंट अगर देखें तो हाईली एडवांस्ड हीलिंग स्टेज है जो कि हम सेवेंथ फॉलोअप में देख रहे हैं। द एक्टिव पैरानिकिया अक्यूट फ्लेयर-अप्स एंड डिस्चार्ज हैज कंप्लीटली सबसाइड। तो जो एक्टिव पैरानिकिया में हमने एक्यूट फ्लेयर-अप्स देख रहे थे और जो डिस्चार्ज था कंप्लीटली सबसाइड हो गया। जो स्किन है अराउंड नेल फोल्ड्स वो क्लीन है, नॉर्मल है, कलर कलर हेल्दी है, विद द नेल प्लेट growing out noticeably clearer, smoother and free from previous yellow-brown hyperkeratotic dystrophy, and patient was on Phytum for 7 days। तो यहाँ पे सैलीशा नहीं दी गई थी, यहाँ से केवल फाइटम दिया गया था। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रीवियस येलो ब्राउन हाइपरकेरेटोटिक डिस्ट्रोफी थी नेल्स की, इस फॉलोअप में नेल प्लेट, नेल बेड, क्यूटिकल जो है वो काफी अच्छी स्टेट में है, कोई पस्चुलर डिस्चार्ज नहीं है। एंड दिस इज एक्चुअली अ हाईली एडवांस्ड हीलिंग स्टेज जो कि हम देख रहे हैं। एंड नॉर्मल है कलर में, हेल्दी है, और न्यू नेल प्लेट भी ग्रो हो रही है, क्लियरर है, स्मूदर है। नाउ दिस इज द एट्थ विजिट। एट्थ विजिट में देर इज वेरी मच इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे पेशेंट को कोई साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं है, nail dystrophy नहीं है, and there is no hyperkeratotic stage, no fungal infection, and आप देखेंगे कि काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट, और या फिर कि पेशेंट इज इन गुड स्टेट। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट की एट्थ विजिट में पेशेंट ने काफी काफी रिकवर की। सो दिस इज I think the power of homeopathy, and this is the power of Silesia. And now clinical assessment and outcomes जो कि full structural normalization। तो जो लास्ट विजिट था कंप्लीट रिजोल्यूशन है क्रॉनिक पैथोलॉजी का, जो कि डेफिनेटली साइलेशन ने बहुत अच्छे से कवर किया। नेल प्लेट रिकवरी जिसने सीवियरली डिस्ट्रोफिक येलो ब्राउन एंड ट्रिपल नेल्स, नेल प्लेट्स ऑफ बोथ ग्रे स्टोन have entirely grown out, replaced by smooth, healthy, clear and structurally sound new nail tissue, nail fold resolution जिसमें एक्टिव पैरानिकिया, localized erythema, bulbous swelling, and mucopurulent discharge are completely gone। Last follow-up में हम देख ही रहे हैं the proximal and lateral nail folds have fully regained their normal architecture, and a healthy cuticle barrier has restored, preventing any further pathogen inoculation। Symptomatic cure में the long-standing pulsating pain, tenderness, structural deformity are entirely resolved, allowing the patient to resume normal daily activities without discomfort। Clinical conclusion में देखें, this follow-up serves as definitive evidence of Silesia's profound, deep-acting affinity for epidermal appendages and its mastery over sluggish, chronic suppurative processes where conventional
where conventional treatment often necessitate invasion nail aversion. So जो clinical assessment के outcomes हम after the 8th visit जो हम देख रहे हैं कि there is complete resolution. Initially chronic state में patient आया, at the end there is complete resolution है chronic pathology का, जो severely dystrophic yellow brown and crippled nails थे of both the two entirely grown out, जो have replaced by smooth healthy clear and structurally sound new nail tissue. nail fold resolution में देखें तो एरिथमा नहीं है, एरिथमा रेडनेस, स्वेलिंग bulbous swelling, कोई म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज नहीं है, proximal and lateral nail folds regain कर लिया है अपने normal architecture को, and a healthy cuticle barrier has been restored, preventing any further inoculation. Symptomatic cure में long standing pulsating pains, tenderness and structural deformity have entirely resolved, allowing patient to resume normal daily activities without discomfort. And clinical conclusion में definitely we know कि Cilicia is a deep acting, profound deep acting remedy. But profound deep acting remedy to we know, but now we also know that it is profound deep acting remedy for epidermal appendages and its mastery over sluggish chronic suppurative processes. The conventional treatment often necessitate invasive nail avulsion. So ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पे पेशेंट आपके पास है, आप सोच सकते हैं कि क्या वो अक्यूट स्टेज में है, क्या वो क्रॉनिक स्टेज में है, क्रॉनिक स्टेज में भी है तो क्रॉनिक में क्या अक्यूट एग्जैसरबेशन है, एंड क्या केस हम हैंडल कर सकते हैं, अगर हम हैंडल कर सकते हैं तो उसको कब तक अपने पास रखना है, कैसे उसका फॉलो अप लेना है। अदरवाइज अगर वो पेशेंट का बहुत ज्यादा पैथोलॉजी बढ़ गया है तो वी हैव टू रेफर द पेशेंट फॉर अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर दैट इज इन्वेसिव नेल अबल्शन, जो कि डेफिनेटली मॉडर्न लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का वन ऑफ द ट्रीटमेंट है जो वो करें। Now, potency, justification, and repetition. So, Cilicia 30 single dose once in a week was given, and Staclac 30 TDS was given. So, why it was done? Because safely sustaining the remedy's action. As shown across the consecutive follow-ups, a single dose of Cilicia 30 was administered at each visit alongside a placebo intercurrent Python 30. In chronic structurally fixed cases, a 30C potency provides a stable, gentle, and curative motion. So, single simple potency uh, for providing stable and gentle curative movement. And there is a lower risk of relapse. So, when we start with 30 potency, there is a lower risk of relapse. Unlike high potency, which can sometimes produce dramatic, unstable improvements prone to environmental interference, a 30C potency steadily builds tissue vitality from the ground up. So 30C potency is actually a stable, जो steadily build करती है vitality, जो कि हम 8 from first visit till the 8th follow-up हम देख चुके हैं। तो एक steady build of tissue vitality हमने देखा, and this ensures, और ये इंश्योर कर रहा है कि a newly forming nail matrix grows out structurally sound and resilient over successive months. तो ये एक सक्सेसिव इम्प्रूवमेंट स्टेज थी जो हमने विद इन 7 फॉलोअप्स 8 फॉलोअप्स देखी, एंड इम्प्रूवमेंट भी हमने देखा, एंड स्ट्रक्चरली साउंड एंड रेजिलियंट भी देखा, जिसमें नेल मैट्रिक्स का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन था, बहुत खराब हो गया था, एंड उसके बाद हमने देखा कि सलीशा ने उसको कैसे एक तरीके से रिफॉर्म किया एंड उसको एक हेल्दी स्टेट में लेके आए। देन बोरिक रेपर्टरी में अगर आप देखेंगे तो पैनेरिशियम में अमोनियम कार्ब है, फ्लोरिक एसिड है, एंड सैलीशिया है। तो सैलीशिया इज वन ऑफ द इंडिकेटेड मेडिसिन जो आप देख रहे हैं, एंड इसीलिए हमने सैलीशिया को प्रेफर किया था। एंड जो मैंने इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द वेबिनार में बताया था, ब्लड बॉयज, कार्बोंकल्स, पैनेरिशियम, ये सैलीशिया में ही एलन की नोट्स में लिखा है अगर आप पढ़ेंगे तो। एंड विक्लो में अगर आप देखेंगे कैलिन एंड पैनेरिशियम, अगेन जो रूब्रिक है उसमें देर इज सैलीशिया जो कि दे रखा है। ये सैलीशिया का जो
सिम्टम्स हैं, ये बोरिक से लिए गए हैं। इसमें दिया हुआ है कि देर इज अफेक्शन ऑफ फिंगर नेल्स। फिंगर नेल के अफेक्शन से हमको कैसे भी फिंगर नेल के अफेक्शन होते हैं, जो भी हमने पढ़े हैं, स्पेशली इफ वाइट स्पॉट्स आर प्रेजेंट ऑन द नेल्स। अब वाइट स्पॉट्स आर प्रेजेंट ऑन द नेल्स, वो हो सकता है कोई कैंडिडा इन्फेक्शन हो, कैंडिडल इन्फेक्शन हो। समटाइम्स ओल्डर टाइम्स में जो पस था उसको वाइट स्पॉट में भी कंसिडर किया जाता था, बिकॉज वो इतना वाइटिश उसमें दिखते थे, तो इसलिए व्हाइट स्पॉट्स आर प्रेजेंट ऑन द नेल। तो किसी तरीके की, एक तरीके की डेफिशिएंसी भी हम लोग पढ़ते हैं जो नेल्स में होती है। एंड ओल्डर टाइम्स में जो व्हाइट स्पॉट ऑन द नेल्स, वो उसको भी रेफर करते थे जब पस्चुलर अक्यूमुलेशन है नेल्स में। इनग्रोइंग टो नेल्स है, ठीक है। एंड आप देखेंगे द पार्ट्स ऑन लेन गो टू स्लीप। ऑफेंसिव फुट स्वेट है फीट में, हैंड्स में एंड एक्सिला में। एंड देयर इज सप्यूरेटिंग सेंसेशन इन द फिंगर टिप्स, सप्यूरेटिंग सेंसेशन इन द फिंगर टिप्स। तो अगर कहीं सप्यूरेटिंग सेंसेशन है, पस्चुलर सेंसेशन है फिंगर टिप्स में, सलीशियस हो सकते हैं। पैनेरिशियम यहाँ पे इन्होंने बता दिया, पैनेरिशियम। पेन इन नी एज अ tightly bound, sole sore, and soreness in the feet from instep, and suppuration. So these are the indications for silesia. ये सारे indications हैं from silesia. So this was मेरे part, and just a brief बैक जो मैं बता सकती हूँ कि केस था जहाँ मैंने बताया आज कि होम्योपैथी में पैरानिकिया का कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, पैरानिकिया क्या होता है, पैरानिकिया के कितने टाइप्स होते हैं, पैरानिकिया के क्या पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। साइलेशिया एक तरीके से हमने पूरा कोर्स ट्रैक किया कि साइलेशिया ने कैसे पैरानिकिया को कॉम्बैट किया, ठीक किया। एंड जो एंड रिजल्ट था मिराकल था। मिराकल एज इन जहाँ पे नेल अवल्जन्स किए जाते हैं वहां पे विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसीजर, विदाउट एनी मॉडर्न लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने। Yes, sir, I was trying to. Thank you. सो बहुत अच्छा सेशन था ऑब्वियसली, हमेशा की तरह। एंड डॉक्टर पवित्रा इज ऑलवेज गुड एट वॉट एवर यू स्पीक। बीइंग माय जूनियर आई नो यू वेरी वेल, सो थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा समझ में आया, काफी कुछ देखने को मिला। एंड अगेन कुडोज टू होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, जितना ज्यादा नाम हूं मैं तो उतना खुश ही होऊंगा। इट वाज अ ग्रेट केस ऑफ पेरोनाइकिया। अच्छा लगा साइलेज एलिमेंट की जो वैल्यू आपने बताई, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। अगर कोई मटेरियल मेडिका एमडी है तो उसको इसी तरीके से अपने मटेरियल मेडिका के होमवर्क्स करके आने चाहिए। आप उस चीज में फेनोमेनल है, तो इट वाज गुड। वी हैड अ कमेंट कि डॉक्टर एम फिरदौस वाज सेइंग कि दिस इज अ हिंदी सेशन। ऑब्वियसली आपने उस चीज को इंग्लिश में पहले पढ़ा फिर हिंदी में एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो ऑब्वियसली मटेरियल का कंटेंट है जो इंग्लिश में है। बट अगेन, अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, ऐसा लगा कि कुछ रह गया जो आपको पूछना चाहिए, तो प्लीज, हमारे पास सभी 4 मिनट हैं। आप अगर चैट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर अस। अगर कुछ भी ऐसा रह गया जो आपको लगता है कि आपको समझना है, कुछ भी ऐसा है जो आपको पूछना है, तो प्लीज। ये जी सर, जी सर, बोलें। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू डॉक्टर मनीष आजाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर पवित्रा गौर। वेरी गुड नेम एंड वेरी गुड प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। तो हाँ, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन एंड केस प्रेजेंटेशन वेरी एक्सलेंट। साइलेशिया गुड रेमेडी, कॉज एंड इफेक्ट, और अधिकतर पेशेंट जो है सैलिसिया से ठीक, एकदम निश्चित। तो आप तो मान लिया पवित्रा गौर 30 दी, हम तो 200 देते हैं, कम से कम 50 सैकड़ों पेशेंट को तो ठीक किए होंगे कम से कम अपने लाइफ में, समझे ना। तो सेंसिटिव ज्यादा पेन रहता है तो हम हिपर सल्फ देते हैं। यदि एकदम बहुत सेंसिटिव, अभी एक हाल एक पेशेंट आई थी, महिला थी, तो उसको असल बात होता क्या है कि उसके पैर में जो महिला लोग ज्यादा करके पानी उनी में काम करती है, जिसके कारण से उसमें समझिए कि बेस्ट यानी कुछ ऐसा अंदर जो है
फंस जाता है, चाहे अब वह कारण एलोपैथिक साइंस स्ट्रेप्टो फाइलक्स या जो भी बैक्टीरिया या फंगस जो भी कहता हो, लेकिन वह जो है विजातीय तत्व को सैलिसिया निकालता है। सैलिसिया का ही मेन रोल है कि इंटरनल टू एक्सटर्नल, अंदर से बाहर की ओर फेंकेगा ही साइलेसिया। इसीलिए कभी कभी देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस में साइलेसिया नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए हो सकता है कि पस फॉर्म में उसमें जो है लंग्स में पूरा पस भर जाए, है ना। तो साइलेसिया फॉरेन बॉडी को जो है बाहर निकालता है, इसलिए वेरी गुड रेमेडी। पायरोनकिया का केस में साइलेसिया बहुत अच्छी दवा है, और लगाने के लिए तो हम कैलेंडुला देते हैं ऐसे उसको साफ करने के लिए। ऐसे तो माइरिस्ट का भी है, दिया जाता है करने के लिए, थैंक खाने यू के लिए सर। दिया जाता है। हाँ, तो वेरी वेरी जी सर। थैंक्स डॉक्टर पवित्रा गौर, बहुत अच्छा है। इसी तरह से आते रहिए, घर घर होम्योपैथिक, घर घर होम्योपैथिक। थैंक यू Thank you, सर। thank you. थैंक यू। थैंक यू। सो हमारे पास 1 मिनट अभी बचा है। डॉक्टर पवित्रा, आप अगर कुछ एंडिंग लाइन कहना चाहते हैं या इफ यू वांट टू मेक अ कंक्लूजन तो आप जरूर बोल सकते हैं। Conclusion as in कि Silesia was definitely a well indicated remedy in this case, but what I thought of presenting was कि क्या हिंदी ट्रैक हिंदी कर हिंदी सकते हैं हम, प्लीज हिंदी। क्या, हाँ, क्या हाँ। ट्रैक कर सकते हैं हम, कौन से स्टेज पे सलीशा ने क्या किया, क्या क्यूटिकल बेड, नेल बेड, और उसको डेब्रिस को कैसे उसने एक ट्रैक जोन मैंने बनाया जिससे कि वो इजी हो गया कि सलीशा ने कब कैसे उसको हेल्प किया, एंड ग्रैनुलेशन टिश्यू मैंने। थैंक यू। थैंक यू, इट वाज अ ग्रेट सेशन। मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि साइलेशिया एज एन एलिमेंट, क्योंकि नाइट्रम सिलिकेटा, कैलकेरिया सिलिकेटा आल्सो वर्क्स ग्रेट इन दिस काइंड्स ऑफ स्टफ। इवन हैंगिंग नेल्स और पेरोनाइका में बहुत अच्छा वर्क करता है। इट वाज अ ग्रेट सेशन। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको इस समय बाद देख के। आई वुड लाइक कि हम और सेशंस में इस तरीके से मिलते रहें। And thank you very much. The time for the Hindi session is over now. So the time for English session starts, and it's over to Dr. Dhanesh sir.